हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह आपका द कॉमर्स डिवीज़न पर स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष आम चुनाव होने वाले थे, इसलिए जो बजट फरवरी में पेश किया गया था वो अंतरिम बजट था। इसलिए गवर्नमेंट बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद फिर से जो बजट पेश हुआ है 23 जुलाई 2024, जो कि फाइनल बजट है। इसलिए इसमें कुछ सुधार हैं और एक इनकम टैक्स पढ़ाने के नाते या इनकम टैक्स की क्लास लेने के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इस बजट्स में चेंजेज आए हैं, जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं, उसको संबंध में डिस्कस किया जाए, ताकि एग्ज़ाम देने में कोई परेशानी ना हो, कहीं पर भी कंपटीशन में पूछा जाए तो ईजिली ये बताया जा सके। इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। ओके, तो हम लोग इसीलिए आज इस क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, ताकि ये पता चल पाए कि 2024-25 के लिए क्या क्या बजट में रिफॉर्म हुए हैं, जिनके अनुसार हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, तो बिना किसी देरी के चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। क्या क्या चीज़ें चेंजेज हुई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, सिंपली न्यू टैक्स रेजिम। मीन्स कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो कि भारत के वित्त मंत्री हैं, उनका ये उद्देश्य था कि किस प्रकार से टैक्स पेयर को रिजीम को और मॉडिफाइड किया जाए और इजी किया जाए, ताकि मैक्सिमम लोगों के द्वारा टैक्स असेसमेंट किया जाए, टैक्स को पेड किया जाए, आईटीआर सबमिट हो। इसलिए ये सब चीज़ें रिफॉर्म करना आवश्यक था, ताकि जो लोग अभी तक आईटीआर सबमिट नहीं कर रहे हैं वह इजीली कर पाएँ, या कुछ जो टैक्स पेयर हैं उनको फ़ायदा भी हो पाए। ओके, तो इसलिए ये सब चीज़ें की गई हैं, जो कि आप जानते हैं कि टैक्स रेजिम की बात की जाए, जो फर्स्ट स्लाइड टैक्स स्लैब रेट से रिलेटेड है, तो जानते हैं कि यहाँ पर दो स्लैब रेटें चलती हैं। जो शुरुआत से चल रही थी वो ओल्ड स्लैब रेटें हैं, और जो इस समय है वो न्यू स्लैब रेट है, न्यू रेजिम। ओल्ड में क्या है कि जो भी स्लैब रेटें हैं उसको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। जो न्यू रिजीम है, न्यू स्लैब रेट है, उसमें चेंज किया गया है, इसलिए मुझे चेंज करने वाली चीज़ों को मुझे बताना है, ताकि हम लोग अपडेट हो पाएँ कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर यह है कि 0 से 3 लाख क्या है, नील है। पहले क्या था, ये 2.5 लाख तक था, तो अब 3 लाख से नील हो गया है। ओके, 3 से 7 लाख आपको देना है 5% टैक्स। ओके, 7 लाख टू 10 लाख 10%, 10 लाख टू 12% 15%, एंड 12 टू 15 लाख 20%, एंड 30 लाख से एवं आपको रेस्ट ऑफ अमाउंट जितना भी आपकी अर्निंग होगी उस पर आप जानते हैं 15 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स पेड करना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक और चेंज आया है, जानते हैं जो सैलरी पर्सन होते हैं उनके लिए एक डिडक्शन मिलता है, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कहा जाता है। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शंस में क्या किया गया है कि जो सैलरी पर्सन है उनके लिए थोड़ी सी जो लिमिट थी, थोड़े जो माइनस करने की लिमिट थी, उसको बढ़ाया गया है। स्टैंडर्ड लिमिट बढ़ाई गई है। मीन्स स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है उसको जो पहले 50,000 था उसको 75,000 कर दिया गया है। ओके, तो इट मीन्स कि सैलरी पर्सन के लिए जो पहले छूट 50,000 की मिलती थी, इस वर्ष से उसको 75,000 की छूट मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स इंक्रीज फॉर 15 टू 25,000। यहाँ पर क्या है कि जो भी न्यूज़ स्कीम आई है, इससे पहले क्या था कि जैसे आप फैमिली पेंशन कोई पा रहा है व्यक्ति, तो 15,000 तक यदि उसकी मासिक पेंशन है तो वह टैक्स में छूट होते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये 25,000 हो गया। मीन्स कि अब 25,000 रुपये तक जो भी आप टैक्स, जो भी आप फैमिली पेंशन के रूप में पाते हैं, तो ये आपको छूट रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्या है, कुछ चीज़ें और चेंज की गई हैं जिसको हमको देखना है और आगे डिटेल बताया भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू के रूप में देख लेते हैं। इसमें क्या, फर्स्ट शॉर्ट टर्म गेन्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट 20% ऑफ टैक्स। मीन्स यदि कोई शॉर्ट टर्म गेन हुआ है, उस पर शॉर्ट टर्म गेन फाइनेंशियल एसेट्स है, तो उस पर आपको 20% के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होगा। ओके, लॉन्ग टर्म गेन्स ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स टू अट्रैक्ट ए टैक्स रेट ऑफ 12.5%। मीन्स यदि लॉन्ग टर्म एसेट्स है तो उस पर 12.5% के अनुसार टैक्स कैलकुलेट होगा। ओके, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन फाइनेंशियल एसेट्स ऑन
टू 1 लाख 2.5 लाख पर ईयर। मीन्स पहले ये अमाउंट कितना था, 1 लाख था पिछले असेसमेंट ईयर तक, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जो क्राइटेरिया है 1 लाख 2.5 लाख हो गया है। ओके, मीन्स 1,25,000 रुपये तक अब आपको छूट मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, एबॉलिश एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेज ऑफ इन्वेस्टर। मीन्स कि एक एंजल टैक्स होता है, उस एंजल टैक्स को इस समय एबॉलिश कर दिया गया है। ऐसा कोई अनलिस्टेड इन्वेस्टर जो कि किसी कंपनी से कोई भी इन्वेस्टमेंट प्राप्त करता है और वह इन्वेस्टमेंट कॉमन मार्केट वैल्यू से, जो उसकी मार्केट वैल्यू है उससे ज़्यादा प्राप्त करता है, तो इन दिस कंडीशन में जो उसको ज़्यादा प्राप्त होता है उस पर उसको एंजल टैक्स के अनुसार टैक्स देना पड़ता है। एंजल टैक्स मुख्य रूप से 2012 में 2012 में इम्प्लीमेंट हुआ था, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और उस समय जो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी जी थे। इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग या कोई भी और चीज़ों को कम करने के लिए किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि एंजल टैक्स से जो भी स्टार्टअप्स हैं, जो भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए इसको दूर किया गया कि इन्वेस्टिंग को बढ़ाया जाए। नई जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं, जो जो नई कंपनी ओपन करना चाहते हैं, कोई नई नई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको ईजिली टैक्स मिल सके, ईजिली उनको इन्वेस्टमेंट मिल सके। ओके, नेक्स्ट है सप्लायर टैक्स रिजीम टू ऑपरेट डोमेस्टिक क्रूज। मीन्स कि कोई भी डोमेस्टिक क्रूज के लिए सप्लायर है उसके संबंध में भी छूट मिलेगी। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड फॉर सेफ हार्बर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग कंपनीज। मीन्स इस हार्बर के लिए भी टैक्स रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है कारपोरेट टैक्स रेट। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले कारपोरेट टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा 40% लिया जाता था। मीन्स कि ऐसे कॉर्पोरेट टैक्स मीन्स कि कंपनी की प्रॉफिट पे, अर्निंग पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, तो कॉर्पोरेट टैक्स पहले 14% लगता था जो फॉरेन इन्वेस्टर थे या फॉरेन कंपनी थी। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में ये टैक्स 35% मीन्स 5% का रिलीफ दिया गया है। ओके, और चीज़ों से इसको मुक्त कर दिया गया है। अंडरस्टैंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें कौन कौन सी कुछ चीज़ों को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें बेसिकली चेंज की गई है। ओके, डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन, जो मैंने अभी बताया कि डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन पे क्या है कि आपको 15,000 की इनप्लेस ऑफ 25,000 अब आपको फैमिली पेंशन के रूप में छूट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर क्लासीफाइंग एसेट्स इनटू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की जो क्लासीफाइंग की एसेट्स थी वह चेंज कर दी गई है। मीन्स पहले क्या था कि 36 मंथ से यदि ऊपर की कोई एसेट्स है उसको लॉन्ग टर्म माना जाता था, और विद इन 36 मंथ से पहले की यदि एसेट्स कोई भी सेल और परचेज कर रहे हैं तो इसको शॉर्ट टर्म माना जाता था। प्रेजेंट टाइम में जो 36 मंथ की लिमिट थी उसको 24 पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। फाइनेंशियल एसेट्स के साथ ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल एसेट्स के साथ 1 ईयर का ही माना जाएगा कि यदि विद इन 1 ईयर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी परचेज करके सेल करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म के अंतर्गत आएगा, और यदि 1 ईयर के बाद आप उसको सेल करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द होल्डिंग पीरियड ऑफ ऑल लिस्टेड सिक्योरिटीज 12 मंथ। जो होल्डिंग पीरियड है सिक्योरिटीज के लिए जो मैंने अभी बताया, ये निश्चित रूप से 12 मंथ ही है। ओके, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट is the taxation of short-term capital gain for listed equity share, a unit of an equity-oriented fund, and unity of a business trust has been increased to 20 from 15%। मीन्स कि आपको 15% था उसको 20% कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है फॉर द बेनिफिट ऑफ द लोअर एंड मिडिल इनकम क्लासेज द लिमिट ऑन द एक्सेप्शन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, जो मैंने पहले स्लाइड में कवर भी किया हूँ, कि उसमें क्या था कि पहले 1 लाख तक कोई भी अर्निंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल अर्निंग कैपिटल गेन, तो उसको टैक्स रिलीफ मिलता था, एग्जम्प्ट रहता था। बट इस वर्ष आपको 1,25,000 तक रिलीफ दिया गया है। लेकिन एक चीज़ किया गया है कि जो टैक्स की रेट है 10% थी पहले, अब क्या किया गया है 12.5% कर दिया गया है। इसमें एक चेंज है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखे रहिएगा कि जो भी चीज़ें की गई हैं ये टैक्स रेट है। टैक्स रेट को जो 10% था उसको 12.5% किया गया है, बट जो होल अमाउंट था 1 लाख का उसको 1,25,000 कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है
टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स रिड्यूस फ्रॉम 2% टू 12%। मीन्स इसमें क्या किया गया है कि रिड्यूस किया गया है 20% से कहाँ पर लाया गया है 12.5% पर। ओके, तो इसको भी आप लोग मेंशन रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे कि ये 20% से 12.5% पर हो गया है। ओके, नेक्स्ट है द एंजल टैक्स प्रोविजन हैज बीन प्रपोज टू बी रिमूव्ड। तो अभी मैं बताया कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस वर्ष जो एंजल टैक्स 2012 से चल रहा था उसको 2024 के बजट में समाप्त कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा चेंजेज है। और इससे निश्चित रूप से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वह न्यू स्टार्टअप में, न्यू जो बिजनेस ऑपरेट करना चाहते हैं, जो न्यू आइडिया रखे हैं कोई भी, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली। और जो न्यू स्टार्टअप हैं वो भी इजीली फाइनेंस ले सकते हैं, ताकि कोई भी उनको अतिरिक्त टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स इज टैक्स लेवाइड ऑन द कंपनीज दैट इशू फ्रेश शेयर टू इन्वेस्टर एट ए प्राइस एवं द कंपनी फेयर मार्केट वैल्यू। तो मैंने लास्ट में बताया भी था कि एंजल टैक्स मेनली क्या है, एंजल टैक्स इज दैट टैक्स जिसमें कि फ्रेश शेयर इशू होंगे और जो शेयर इशू होंगे वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पर होंगे। तो यहाँ पर केवल ये ध्यान रखना है कि जितनी मार्केट वैल्यू है, मान लीजिए किसी के शेयर की वैल्यू 10 रुपये है लेकिन उसको सेल किया जा रहा है 12 रुपीज़ पे, तो जो 2 रुपये के टैक्स है उसी को 2 रुपये की इनकम पर है इन्वेस्टर को जो इन्वेस्ट लिया है, जो दूसरी कंपनी से पैसा लिया है, उस पर 2 रुपये पर टैक्स देना पड़ता है। इसी को एंजल टैक्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स आर इम्पोज्ड ऑन द कंपनी नेट इनकम एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर डिफिनेशन बताया गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स की, कॉर्पोरेट टैक्स कब इम्पोज होती है। तो कॉर्पोरेट टैक्स मेनली उस समय इम्पोज होती है जब नेट प्रॉफिट या नेट इनकम पर। ओके, जो कि 2024 में, इससे पहले क्या था 14% था, मैंने बताया भी था अभी कि 40% था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको 35% कर दिया गया। मीन्स कि कोई भी फॉरेनर्स हैं उनको यदि कोई भी टैक्स लगेगा वो फॉरेन कंपनीज को वो 35% के अकॉर्डिंग लगेगा। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 80 CCD। मीन्स आप जानते हैं कि डिडक्शन की एक पूरी चैप्टर है जिसमें 80C to 80U डिडक्शंस दिए गए हैं। उसमें 80 CCD में एक डिडक्शंस में चेंज किया गया है। वह क्या चेंज है 80 CCD में, प्रोवाइड्स डिडक्शन फॉर द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम। मीन्स कि पेंशन स्कीम में 10% तक जो भी आप स्कीम दे रहे थे, तो बजट द्वारा बजट 2024 हैज नाउ इंक्रीज द लिमिट डिडक्शंस लिमिट टू 14%। मीन्स कि अब क्या है कि जो पहले 10% तक पेंशन स्कीम में इन्वेस्टर एम्प्लॉयर कर रहा था, अब वो 14% तक कर सकता है और उस पर कोई भी टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होगा। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि हम लोग डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन। एक और क्या है, यदि कोई भी आप शेयर परचेज करते हैं, कोई भी आप डिवेंचर परचेज करते हैं, तो एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती है। उस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे जो जिसको ट्रांजेक्शन मिलती है उस पर भी चेंज किया गया है। इसमें क्या है, द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर 0.0125% टू 0.025%। मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांजेक्शन फ्यूचर आप जानते हैं कि फ्यूचर की कोई भी आप सिक्योरिटी परचेज करते हैं जो कि एक निश्चित समय में आप सेल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, उसके जो ट्रांजेक्शन कास्ट है 0.0125 के स्थान पर अब कितना चार्ज होगा 0.02%। ओके, ये एक चेंज आया है। नेक्स्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जानते हैं कि उसके लिए भी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए ऑप्शन समझे कि ऑप्शन है ये कि आप किसी भी सिक्योरिटी को ऑप्शन रखते हैं कि आपको उसको बेचने के लिए अधिकार आपके पास है कि नहीं है, या सेल करने के लिए आप ऑप्शन परचेज करते हैं या ऑप्शन सेल करते हैं, इसको ऑप्शंस कहा जाता है। तो उसके लिए ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में, ऑप्शन की भी अलग से ट्रेडिंग होती है। जैसे आप शेयर परचेज करके सेल करते हैं जिसको डिलीवरी ट्रेडिंग कहा जाता है, वैसे ही इसको भी ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। तो इस पर क्या हुआ है कि 0.0625% से क्या है 0.1% टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन द TDS रेट। एक TDS रेट में भी चेंज आया है। TDS रेट क्या है, TDS रेट में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मीन्स कि TDS में ऐसा है कि गवर्नमेंट का ये प्रोविजन है
कि यदि कोई भी एम्प्लॉयर है या कोई ऐसा कंपनी है या कोई भी ऐसा पैसा किसी को दे रहा है, चाहे कोई प्राइज विनिंग के रूप में या कोई कैजुअल इनकम के रूप में, कोई हॉर्स राइडिंग, प्लेइंग कार्ड्स, डिफरेंट टाइप्स की यदि कोई भी इनकम दे रहा है, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है टीडीएस के द्वारा कि जो व्यक्ति यदि 10,000 से ज़्यादा कोई भी कैजुअल इनकम किसी को देता है तो टीडीएस काट करके ही देगा। ओके, मीन्स टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मीन्स कि टैक्स को कलेक्ट करके ही देगा उसकी इनकम। क्यों ऐसा किया गया है? बिकॉज जो टैक्स पेयर है मैक्सिमम है, तो पहले आप जब कोई किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उससे आप टैक्स ले लीजिए, आफ्टर दैट आप ट्रेजरी में जमा कर दीजिए, और जब वह टैक्स पेयर अपना आईटीआर सबमिट करेगा नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में, तो उसको वो अपना देख सकता है कि कितना मैंने ऑलरेडी टीडीएस कटवा चुका हूँ और कितना मुझे और टैक्स देना है। ओके, तो टीडीएस में क्या है कि कुछ चेंजेज हैं जो कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को प्रावधान किया गया। और आप जानते हैं कि टीडीएस एम्प्लॉयर जो कि आपका नियोक्ता है उसके द्वारा काटा जाता है, या जो आपको इनकम दे रहा है उसके द्वारा ये टीडीएस कट आउट होता है। ओके, तो टीडीएस में क्या है कि इसमें कुछ रिलीफ दिया गया है कि अब कितने % तक टीडीएस काटना है, क्या करना है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके, तो और ये भी एक ध्यान रखिएगा बात कि टीडीएस यदि आप कोई भी एम्प्लॉयर या कोई जैसे मान लीजिए कि कोई आप प्राइज विन किए हैं या हॉर्स राइडिंग में कोई विन किए हैं और 10,000 रुपये से ज़्यादा आपको है, तो 30% के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस कट करना है। लेकिन वह व्यक्ति नहीं करता है, तो ये अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ ये एम्प्लॉयर के लिए, जो हॉर्स राइडिंग का जो ऑपरेटर है उसको ये ऑफेंस माना जाएगा कि उसने गलत किया है या लॉ का वायलेट किया है। तो ये जो पैसा पा रहा है उसके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, बेसिकली इम्पोर्टेंट उसके लिए है जो कि हॉर्स राइडिंग को ऑपरेट कर रहा है। ओके, उसी तरह से एम्प्लॉयर के साथ है कि कोई व्यक्ति यदि वर्क कर रहा है किसी कंपनी में, तो किसी कंपनी में वर्क कर रहा है तो उसकी सैलरी जो मिल रही है, तो ये एम्प्लॉयर का कर्तव्य है कि वह टीडीएस काट करके ही पैसा उसके अकाउंट में सबमिट करे। ओके, अगर ऐसा नहीं करता है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयर उसके लिए लाइबल है। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें टीडीएस में चेंज की गई हैं, और जो चीज़ें नहीं चेंज की गई हैं उसको जब हम लोग कभी चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट में वीडियो में किसी में, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो जो चेंजेज आए हैं उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, सेक्शन 194D पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन इन केस ऑफ अदर देन कंपनी, मीन्स कंपनी के अतिरिक्त यदि कोई भी कमीशन आप पेड कर रहे हैं किसी को, तो आप जो पहले करंट टीडीएस कितना हो गया 5%, और जो अभी चल रहा था अभी तक कितना था 5% था, लेकिन प्रेजेंट में कितना हो गया 2%। और ये इम्प्लीमेंट कब होगा 1 अप्रैल 2025 से। मीन्स ये है कि यदि कोई इंश्योरेंस की आप एजेंट हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट को जानते हैं कि कोई भी पॉलिसी सेल करता है तो उस पर उसको कमीशन मिलता है, तो उस कमीशन की बात की जा रही है कि जब कमीशन दिया जा रहा होगा तो उस समय 2% के अनुसार अब टीडीएस रेट काट करके ही दिया जाए। ओके, और ये कब से लागू होगा, मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2025 से, इस वर्ष लागू नहीं होगा, नेक्स्ट लागू होगा। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 194DA पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अर्थात मीन्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में, मीन्स ऐसा आप कह सकते हैं कि जो ये है लाइफ इंश्योरेंस के संबंध में, जो पहले वाला है वो जनरल इंश्योरेंस के संबंध में हो सकता है या कॉमन इंश्योरेंस के संबंध में हो सकता है, बट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ओनली फॉर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के संबंध में, जो जीवन के संबंध में है। ओके, ये व्यक्ति की जो इंश्योरेंस होता है उसको लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, आप जानते ही हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, जो उसकी रेट 5% था प्रेजेंट में 2% हो गया है, इस बात को नोट रखना है। और ये कब से लागू होगा 1 अक्टूबर 2024 से, मीन्स कि इसी वर्ष से जो आने वाले 1 अक्टूबर हैं उससे ये टैक्स रेट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मीन्स टीडीएस अब कितना काटना पड़ेगा 2% के अकॉर्डिंग। ओके, सेक्शन 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, आप जानते हैं कि कहीं कहीं पर लॉटरी किसी भी स्टेट में लीगल है, तो वहाँ पर कोई भी आप लॉटरी कंपनी ऑपरेट करती है या कोई भी बिजनेसमैन लॉटरी निकालता है, उस लॉटरी पर भी कंपलसरी है कि टिकट से जो भी लॉटरी टिकट सेल हो रहे हैं उस पर कितना टीडीएस कैलकुलेट होना चाहिए। तो पहले क्या था 5% था, यदि लॉटरी कोई परचेज सेल कर रहा है तो उसके संबंध में 5% टीडीएस लगता था कि टैक्स टीडीएस 5% मीन्स टैक्स काट करके ही उसको पेमेंट करें। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है 2% है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी 2% है, और ये भी कब से लागू होगा 1 अक्टूबर 2024 से। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन
194H पेमेंट ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। ब्रोकरेज आप जानते हैं कि बेसिकली ये शेयर मार्केट में यूज होता है, इसलिए शेयर मार्केट से रिलेटेड यदि कोई ब्रोकरेज दे रहे हैं, कोई कमीशन दे रहे हैं, तो उसके संबंध में भी जो भी कमीशन देगा व्यक्ति, मीन्स कि जैसे मान लीजिए कोई शेयर मार्केट ऑपरेट करा रहा है, एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, जैसे इंश्योरेंस एजेंट काम करते हैं, वैसे ही कोई ब्रोकरेज भी काम कर रहा है, तो ब्रोकरेज को कमीशन मिलेगा या ब्रोकरेज चार्ज मिलेगा। तो उस ब्रोकरेज चार्ज की बात की जा रही है कि जो भी ब्रोकरेज चार्ज मिलेगा, जो पहले ब्रोकरेज चार्ज मिलेगा और जो देगा चार्ज को, जो 5% था, अब क्या करना है 2% के अनुसार टीडीएस लेना है। ओके, मीन्स कि यदि 100 रुपये उसकी कमीशन होता है तो 2 रुपये टीडीएस के रूप में रख लिया जाएगा। ओके, और 98 रुपीज़ उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। और इसका जो भी ट्रांजेक्शन होगा, जो भी इसकी अकाउंटिंग होगी, जो भी इसका बैलेंस कह सकते हैं या जो भी इसका मैनेजमेंट कह सकते हैं, वह जब आप आईटीआर सबमिट करेंगे तो बताएंगे आप कि मैंने इतना अर्निंग किया था, इतना मेरा टीडीएस कट चुका है, इसलिए पहले से मेरा टैक्स इतना जमा हो चुका है, इसलिए उसको माइनस कर दिया जाए। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन 194 IB पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल आर HUF। मीन्स कि यदि कुछ निश्चित इंडिविजुअल बताए गए हैं जो कि HUF हैं या इंडिविजुअल से, इंडिविजुअल को मैंने डिफरेंशियल बता ही दिया था कि कौन कौन इंडिविजुअल में आते हैं। HUF क्या, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मीन्स कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या इंडिविजुअल हो, उसके लिए क्या है, यदि कोई रेंट दे रहा है तो उस रेंट के संबंध में भी टैक्स काट करके ही देने का प्रावधान था कि यदि कोई HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उस बिजनेस के लिए कोई रेंट दिया जा रहा है, तो उस रेंट को देते समय भी वह टीडीएस काट करके ही रेंट ओनर को दे। ओके, तो वो पहले क्या था 5% था, अब क्या है 2% टीडीएस को काट करके ही पेमेंट करना है। ओके, और ये भी कब से इम्प्लीमेंट होगा, 1 अक्टूबर 2024 से। नेक्स्ट है सेक्शन 194 पेमेंट ऑफ सर्टेन बाय ए ई कॉमर्स ऑपरेटर। मीन्स कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। लास्ट पॉइंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको कहा जाता है जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, दैट इज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर। मीन्स कि ये कोई भी वस्तु बनाते नहीं हैं, केवल ये क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आप हमको वस्तु दे दीजिए या मैं कस्टमर और जो बिजनेसमैन है जो उस वस्तु को बना रहा है उसके बीच में बैरियर ब्रिज की तरह कार्य करूंगा और मैं उसकी सूचना को आपको दे दूंगा और आपकी सूचना उस जो कस्टमर है उसको दे दूंगा ताकि बीच में ब्रिज रहे और मैं फैसिलिटेट करूंगा। तो इसको ई कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है। तो मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन के द्वारा कोई भी चीज़ें की जा रही हैं, जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर एग्जांपल समझ लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा समझना। जैसे मान लीजिए अमेजन है, तो अमेजन पर कोई भी कस्टमर जाता है, पहले साइट ओपन करता है, कोई गुड्स जो परचेज करनी होती है उस गुड्स को ऑर्डर करता है, तो वह ऑर्डर अमेजन के पास जाता है। अमेजन क्या करता है, उस ऑर्डर को स्पेसिफाइड व्यक्ति को जो उस गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या उसकी बिजनेस कर रहा है उसको पेमेंट करता है। अब उस पेमेंट को, उस गुड्स को क्या करता है कि अब क्या करेगा, गुड्स पहले अमेजन के पास फिर आएगी, अमेजन पैकिंग करके या हो सकता है बिजनेसमैन ही पैकिंग करके उसको कस्टमर के पास सेल कर दे। ओके, अब कस्टमर के पास आता है, कस्टमर क्या करता है, फिर अमेजन को पैसा देता है। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब कस्टमर अमेजन को पैसा पेमेंट कर रहा होता है और आफ्टर दैट ये बिजनेसमैन को देगा पैसा, तो इसमें क्या है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के संबंध में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बिजनेस पार्टिसिपेट किए हैं अमेजन के द्वारा, जो बिजनेसमैन है उसको जब पेमेंट किया जाएगा तो टीडीएस काट करके किया जाएगा। तो पहले क्या था 1% था और प्रेजेंट टाइम में क्या है वो 0.1% है, मीन्स बहुत ही माइनर हो गया है और इसलिए ये 1 से 0.1% कर दिया गया है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो 2024 में हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं उनके द्वारा बजट पेश किया गया था, उसके द्वारा जो कुछ चेंजेस थी उसको मैं बता दिया हूँ। कुछ चेंजेस और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड या और कुछ रिलेटेड है जो कि मैं इसलिए कवर नहीं क्योंकि केवल मैं चाहता था कि जो इनकम टैक्स है उससे रिलेटेड चीज़ों को कवर किया जाए, ताकि जो भी इनकम टैक्स में कुछ भी चीज़ों को हमको स्टडी करना है तो मुझे पता रहना चाहिए या हम सबको पता रहना चाहिए कि क्या क्या चेंजेज हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको हम कंसिडर कर पाएँ, इसको ध्यान रख पाएँ। तो यहाँ तक कि आज की क्लासेस को समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
ओके, थैंक यू।